Hello everyone. So in this session we are going to discuss today's newspaper 6th of January. I've taken the Delhi edition again, but as I have told you most of the articles remains the same. अगर कुछ नया होगा तो मैं इसमें इसको include करता चलूँगा. आज ऐसे कुछ खास नहीं है. So the Hindu 6 January 2025. इसके हो जाने के बाद हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को भी डिस्कस करेंगे. क्या हो रहा है? फर्स्ट पेज पे आपको दिखता है पॉलिटिशियंस सी अपने पीएम साहब एंड यू माइट थिंक दिस इज जस्ट एन advertorial or this is just an advertisement, but it is not. A very important current affair topic, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन. ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. 8 से 10 जनवरी के बीच भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको इवेंट को कराया जाएगा. एंड ये इवेंट जो है ये कब होता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो दैट इज ऑन 9th जनवरी. क्या उसका रिलेशन है? क्यों 9th जनवरी? बिकॉज इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में वापस आए थे, राइट? अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए? तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है वो 27 इंडियन डायस्पोरा को अवार्ड देंगी, प्रवासी भारतीय सम्मान से उनको नवाजेंगी. उसके अलावा क्या होता है इंडियन डायस्पोरा? अगर आपको ये नहीं पता तो ये जान ले कि डायस्पोरा इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड डिस्पर्शन विच इज स्कैटर्ड अराउंड. तो इंडिया के जो लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं उसको इंडियन डायस्पोरा कहेंगे. अब इसमें दो तरीके के लोग हैं. आप लोगों ने अपनी लीगल क्लासेस में सुना भी होगा कि इंडिया के जो बाहर रहते हैं इंडियन सिटीजन या इंडिया के ओरिजिन के, उनको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम. एक हो गया आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और दूसरा है आपका एनआरआई. एनआरआई के बारे में आप सभी कभी ना कभी पक्का सुने होंगे, विच इज नॉन रेजिडेंट इंडियन. एक इंडियन सिटीजन ही जो किसी और देश में रहता हो करंटली. पीआईओ ऐसा आदमी है जो सिटीजन तो अब किसी और कंट्री का है बट कभी ना कभी उसकी ओरिजिन इंडिया में थी और इंडिया इनको सेलिब्रेट करता है. इवन कि इस बार का थीम भी अगर आप देखो, थीम भी जरूरी है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है बट आपको उसको लिख लेना चाहिए. थीम का क्या है इस बार का? तो डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इन विकसित भारत. कि विकसित भारत तो एक जुमला है जो काफी पॉपुलर है ही, बट साथ में डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस बारे में आपको ये जो थीम है उसको रखा गया है. और क्या क्या चीज़ें हैं? तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट इसको वर्चुअली अटेंड करेंगे. एंड ये वर्ड अपलॉडिंग जो है, लॉडिंग या अपलॉडिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ करना, उसको प्रेज करना. तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखने की है. साथ में ये भी जान लीजिए कि इसका पहला एडिशन की अगर हम बात करें तो वो किया गया था 2003 में. एंड ये बायएनुअली होता है. बायएनुअली का मतलब है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में होता है. तो पिछला जैसे आपको 2023 में हुआ है तो ये अभी 2025 का इवेंट होगा. कितने इंडियन डायस्पोरा है दुनिया भर में? 35.4 मिलियन. 19.5 मिलियन जिसमें पीआईओज हैं एंड 15.8 मिलियन जो है वो एनआरआईज है. इतना अगर आप जान लिए हैं तो इतना इनफ होगा आपको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जानना. बट एक दो पैसेजेस इससे रिलेटेड पढ़ना वुड गिव यू मच आइडिया कि आखिर इसका पर्पस क्या है, क्यों करा जाता है. उससे आपको बेटर इसको समझने में फ़ायदा होगा. दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़. इसके करंट अफेयर्स में आप नोट्स बनाओगे डेफिनेटली, और करंट अफेयर्स में ये आपके दो में से किसी भी एक सेक्शन में जा सकता है. बीट नेशनल और बीट इम्पोर्टेंट डेज के अंदर आप डाल सकते हैं इसको. ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम नहीं इग्नोर कर रहे हैं. एंड आते हैं हम फर्स्ट पेज पे. तो हमारे पीएम साहब जो है वो पेरिस जाने वाले हैं. किस में जाने वाले हैं? एआई समिट में. एआई समिट कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा. कब होगा? फरवरी 10 और 12 के बीच होगा. क्यों जा रहे हैं? तो जा रहे हैं ऑब्वियसली एआई समिट को अटेंड करने, बट साथ में एक ऐसा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब इंडियन सरकार और फ्रांस की सरकार का डील, जो एस्टिमेट किया जा रहा है 10 बिलियंस का होने का. तो 10 बिलियन अमाउंट का एक जो डील होना है. और क्या इसमें मेन चीज़ें हैं, क्या होना है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, तो वो है, जैसा कि हमारे नेवी चीफ एडमायरल जो है वो बताएं भी है कि दिनेश के त्रिपाठी जिनका नाम है, कि इन्होंने कहा इन दिसंबर में ही कि हमने ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो कर लिया है एक्विजिशन प्रोसेस का, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट महीने तक हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. क्या हैं ये चीज़ें? तो सबसे पहले 26 राफेल एम फाइटर जेट्स मंगाना है इन्हें नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे. देन 3 और स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन को मंगवाने की बात होगी फ्रांस से. तो ये दो जो है वो मैसिव चीज़ें हैं. ये दोनों डील जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने डाला जाएगा फॉर अप्रूवल. एक बार उनकी अप्रूवल हो जाती है फिर इस डील को जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा. इंडिया नीड्स द नेवल वर्जन ऑफ रफाल फॉर आईएनएस विक्रांत, क्योंकि आईएनएस विक्रांत के लिए जो रफाल उसको चाहिए वो नेवल सपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसको शिप पे से लॉन्च करा जा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो उसी की ज़रूरत है और उसी की ज़रूरत को फिल करने के लिए यहाँ ये
पर्टिकुलर जो डील है वो हो रहा है। तो आप पढ़ लेंगे इसको, ये भी आपके करंट अफेयर्स में जा सकता है, बट अभी देखिए क्योंकि ये डेवलपिंग है, आगे इस पे और भी कंक्लूसिव हमें तो पता चलेगा जब फरवरी 10 और 11 को ये फाइनल हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको अभी बस पढ़िए, नोट्स इसका फेब में बनाएंगे अपने करंट अफेयर्स में डिफेंस के सेक्शन में। एक और जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो है ये कि स्टालिन, जो एम.के. स्टालिन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा की है कि आप 1 मिलियन प्राइज जीत सकते हैं अगर आप या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास जुड़ा है, उसकी स्क्रिप्ट्स तो हैं हमारे पास, आप यहाँ भी देख रहे हैं कुछ इंस्क्रिप्शन, लेकिन ये साइंस और ग्राफिटीज जो हैं वो जनरली इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, वेग है, और इस कारण से कोई डिसाइफर नहीं हो पाए इनके लैंग्वेज। और अगर लैंग्वेज डिसाइफर हो जाता है तो बहुत सारी नई फाइंडिंग्स जो है उस सोसाइटी, उस सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानने को मिलेंगी। तो तमिलनाडु की सरकार ने इस पे प्राइज बांध दिया है, 1 मिलियन प्राइज आपको मिल सकता है इफ यू आर सक्सेसफुल इन डिसाइफरिंग दैट। नाउ ये किस इवेंट पे कहा इन्होंने, तो ये 100 साल पूरे हो रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के, जब डिस्कवरी करा था कि इन्होंने, तो सर जॉन मार्शल ने। चीफ मिनिस्टर एक और चीज अनाउंस करते हैं कि 2 करोड़ का ग्रांट एक सेटअप किया जाएगा, और वो ग्रांट जो होगा वो होगा इरावथम महादेवन के नाम से, जो कि एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगातार काम कर रहे हैं। तो इनके नाम पे 2 करोड़ का ग्रांट हो गया। सर जॉन मार्शल जो डिस्कवरी किए थे उनकी 100वीं सालगिरह थी, एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने 1 मिलियन प्राइज का घोषणा किया है, जिनका नाम है एम.के. स्टालिन। That is all which needed to go in your current affair notes. This should go in the national section. आप जो national वाला कैटेगरी बनाओगे उसमें इसको आप डाल सकते हो, that would be better. अब क्या है, तो डेटा प्रोटेक्शन रूल, यूनियन गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है टाइम फॉर कंप्लायंसेस, उसने अपने फीडबैक के लिए अभी जो है इस ड्राफ्ट को डाल दिया है। कोई अगर कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे डेटा प्रोटेक्शन कानून तो 2023 में ही आ रखी है इंडिया में, बट उस पर जो रूल होते हैं वो नहीं आया। और बस एक्ट के आने से काम नहीं चलता है, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए यू नीड रूल्स। तो अब जाके फाइनली सरकार उसकी एक ड्राफ्ट रूल लेके आई है। ड्राफ्ट का मतलब है रफ है, ये अभी फाइनल नहीं है, और उस ड्राफ्ट रूल पे वो स्टेक होल्डर्स से और बाकी पार्टीज से उनकी फीडबैक मांग रही है। आप भी चाहो तो फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि ये आपके डेटा की भी बात है और आपका डेटा भी इससे प्रभावित होगा। कहाँ फीडबैक देना है, तो माई गॉव पोर्टल एट द लिंक, ये जो आपको लिंक यहाँ दे रखा है, innovateindia.mygov.in DPDP, which is data protection rules till February 18। तो तब तक आप अपनी जो भी आपको फीडबैक लगता है वो दे सकते हैं। इसमें अभी एक जो तोदा ट्राइब है नीलगिरीज में, उन्होंने एक सेलिब्रेट किया फेस्टिवल मॉडवर्थ। ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है रेवेलरी, ये आपको कहीं भी पूछ सकता है। रेवेलरी क्या होता है, तो रेवेलरी मतलब हुआ कि एक ऐसा फेस्टिव माहौल जहाँ पे लोग जो है वो हल्ला हल्ला कर रहे हैं, नॉइजी इन्वायरमेंट है, सब लोग सेलिब्रेटरी फील कर रहे हैं। एक्चुअली रेवेलरी नाम का एक गाना भी है, बट चलिए उसमें नहीं जाते हैं। ऐसे अगर आपको इंटरेस्ट हो तो किंग्स ऑफ लियोन का एक गाना है, आप सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग एंड एनर्जेटिक सॉन्ग। नाउ क्वारंटाइन एनिमल विद बर्ड फ्लू सिम्टम, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, H1, ये जो आपको H5N1 वायरस है, इस वायरस की फिर से आपको रिसर्फेस होता हुआ इंडिया में दिख रहा है, और अभी तक 3 टाइगर और 1 लेपर्ड की डेथ इससे हो चुकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी स्टेट को कहा कि ऐसे टाइगर, ऐसे लेपर्ड डेथ और ऐसे जिनमें भी सिम्टम है उनको भाई क्वारंटीन करो, वरना ये सिचुएशन और ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो दिस इज अबाउट इट, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ जरूर लेना, करंट अफेयर में नोट्स जैसा अभी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। बर्ड फ्लू की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं आपको उस बारे में बता दूं, तो आप जरूर एक बार रिसर्च करिएगा कि किसने बर्ड फ्लू को पहली बार डिस्कवर किया, उस वेट का नाम क्या था, बर्ड फ्लू के और कितने वेरिएशन है आप ये भी देख सकते हो। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि बर्ड फ्लू के मैसिव केसेस जो हैं वो कब कब आ रखे हैं। नॉट टू कि उसको याद कर लो, बट देख लेना, उससे तुमको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा इन द टॉपिक, आगे जो आएगा वो तुम पढ़ पाओगे। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इन द नेक्स्ट पेज यू हैव अनदर वर्ड, केजरीवाल जी शन्स रोड शोज फॉर पदयात्रा। शन का मतलब होता है किसी चीज को दूर हटा देना, दुत्कार देना, नकार देना, आप उस चीज को नहीं करते हैं। तो केजरीवाल जी अपना आम आदमी का छवि बनाने के लिए जो है वो रोड शोज को शन कर दिए और बोले कि हम पदयात्रा पे जाएंगे
पैदल जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, इससे कि जो आम आदमी की छवि है वो बनी रहे। नाउ बाकी मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ड्रॉ करना। आपके खिलाफ जब कोई बोल रहा है तो मतलब यू आर ड्रॉइंग फ्लैग। फ्लैग मतलब क्रिटिसिज्म। एंड देन इस पेज पे भी आपको और कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारा एडिटोरियल है, आई मीन एडवर्टोरियल है और एडवर्टाइजमेंट है रादर। यहाँ भी कुछ खास नहीं है, ये स्टेट्स का न्यूज़ है, बट इसमें अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर बताता। एक चीज़ जो बस डेवलपिंग न्यूज़ है वो ये है कि याद होगा आपको, सबसे पहले दिन हमने देखा कैसे एमपी सरकार पीतमपुर ले जा रही थी उस वेस्ट को, 337 टन्स को। एंड देन हमने देखा कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसके खिलाफ रेबल किया, और फिर हमने देखा कि कैसे जो स्टेट सरकार है वो गई हाई कोर्ट मोहलत मांगने, टाइम का मोहलत मांगने की, थोड़ा और मौका, थोड़ा और टाइम दीजिए हमें, हम तब तक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करते हैं। बट सैडली जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल ना होकर वो एस्केलेट होता जा रहा है, और उस एस्केलेशन के कारण अब ऑफिशियल्स को लगा दिया गया है कि अब जाओ और वेस्ट डिस्पोजल साइट जो है भोपाल में उसको इंस्पेक्ट करो। देखिए ये सब होना बड़ा ज़रूरी है इंडिया में। आपने अभी अभी देखा कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज़ ब्रेक किया है जहां दिल्ली में एक सो कॉल्ड इको फ्रेंडली पावर जनरेट करने वाली कंपनी के इतने सारे रिप्रकशन उसके इकोलॉजी और उसके एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। वहाँ लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, एनवायरनमेंट में उनके डस्ट है, उनके एनवायरनमेंट में बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर्स हैं जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बट वन कंसिडरेबल प्रॉब्लम कि उसमें मिसकैरेजेस के केसेस बढ़ गए हैं। तो वेरी सैड टू सी कि गवर्नमेंट का उसको पूरा का पूरा सपोर्ट है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू रन इवन इन दीज क्लाइमेट जहाँ फॉग है, जहाँ दिल्ली में आपने देखा कैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन जो होता है वो लगा दिया गया है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे बैन लग जाता है। बट ये जो फैक्ट्री है और ये जो आप कह सकते हैं पावर प्लांट जनरेशन प्लांट है वो अनअबेटेड लगातार चल रहा है, वो लगातार अपनी फंक्शनिंग को जो है परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया में डिस्पोजल साइट्स को लेके, सब चीज़ों को लेकर जो नागरिक है वो अगर जागरूक नहीं रहेगी तो सरकार कहीं भी कुछ भी डिस्पोज कर सकती है। सरकार नहीं देखती कि 10 साल बाद उसका हेल्थ और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा लोगों के। यहाँ फिर से फ्लैग वर्ड आ गया। अब याद होगा आपको मेघालय में जो सीएम साहब है, उन्होंने मेघालय के पहले सीएम जो थे कैप्टन विलियमसन सांगमा, उनके नाम पे पहली यूनिवर्सिटी चलाई है मेघालय में, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। और इसमें एक्सक्लूसिवली इन्होंने क्रिश्चियन प्रेयर से इसको कॉन्सेक्रेट किया था, और इन्होंने उसका डिफेंस ये लिया था कि पूरी इंडिया में आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू रीति रिवाजों के साथ कॉन्सेक्रेट होता है, और मेघालय क्योंकि मेजॉरिटी में क्रिश्चियन वहाँ रहते हैं तो उसमें एक क्रिश्चियन रीति रिवाज से कोई भी चीज़ को कॉन्सेक्रेट करना कोई गलत नहीं है, जिस पे उनको आज बहुत सारी खड़ी खोटी सुनाई जा रही है जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब ये न्यूज़ है पढ़ने का किसी रीडर के लिए, समवन हु लाइक्स रीडिंग। आपको कुछ नया आप जानने को भी मिलेगा, आपको एक सोशियोलॉजिकल आर्टिकल भी मिलेगा पढ़ने को, और आप देखो ये कैसे रियलिटी में चीज़ें काम करती हैं, कानून काम करता है। अब जैसे गाडचिरोली, ये एक ऐसा जगह है महाराष्ट्र का जिसमें जो माओवाद है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप अभी आजकल माओवाद फिर से आप देख रहे हैं कैसे लाइमलाइट में आ गया है। उस रिपोर्टर की मौत के बाद सुभाष चंद्र कार जो है बस्तर से वो भी आते हैं, और बस्तर भी वन ऑफ वेरी नोटोरियस प्लेसेस जो जाना जाता है अपनी माओइस्ट इन्फिल्ट्रेशन और इनकर्जन के लिए। तो गाडचिरोली महाराष्ट्र में ऐसा ही एक जगह था, और जब माओइस्ट का पीक वहाँ देखने को मिल रहा था बैक इन 1993, तो वहीं की एक लेडी, कुछ औरतों ने मिलकर, ट्राइबल वुमेन ने मिलकर एक मूवमेंट किया जिसके जरिए उन्होंने अल्कोहल बैन कर दिया, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो घर पे आके अब्यूज़ करते थे, वो बस अल्कोहल में अपने पैसे को खर्च करते थे। मच लाइक दो स्टोरी हमें बिहार में देखने को मिली, क्यों बिहार में बैन किया गया। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में नहीं बैन किया गया, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बैन किए गए। एंड ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो थे चंद्रपुरा एंड गाडचिरोली। चंद्रपुरा में 2021 में ये बैन तो उठ गया, गाडचिरोली में आज भी है, बट सच्चाई ये है कि बैन होने के बावजूद वहाँ पे अल्कोहल अब्यूज़ जो है वो अनअबेटेड चला आ रहा है। अभी भी वहाँ आपको ब्लैक्स में मिल जाएंगे अल्कोहल, और हर तरीके से आप अल्कोहल को कंज्यूम, अक्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो उस पर ये आर्टिकल इन्होंने इसको रिसर्च किया है, और बड़ी अच्छे से वहाँ के लोगों के बारे में बताते हुए आपको ये स्टोरी है। पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप आगे आइएगा एजुकेशन प्लस लर्निंग फॉर द फ्यूचर। चाहो तो पढ़ो, चाहो तो नहीं पढ़ो। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रमाइस लिया है, ब्लैक कॉमेडी हैप्पी डेथ डे, इससे इन्होंने शुरुआत करा। और वो जो ब्लैक कॉमेडी है उसमें एक्चुअली में यही होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी बर्थडे पे मर्डर्ड हो जाता है, और फिर मर्डर होके वो दोबारा से उठता है, दोबारा से उसका बर्थडे होता है, फिर से मर्डर होता है। मच लाइक ग्राउंड हॉग डे। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस मूवी और नॉट, बट कभी ग्राउंड हॉग डे देखने का मौका मिले तो देखिएगा। Very, what could I say, very funny movie which would tickle you which would tickle all your funny bones. ऐसा है ग्राउंड हॉग डे। सिमिलर टू दैट ये मूवी है, और इन्होंने इसको कंपेयर किया है स्टूडेंट लाइफ से कि कैसे स्टूडेंट भी रोज का रोज एक ही चीज़, जाता है स्कूल, आता है स्कूल, जाता है स्कूल, आता है स्कूल, एंड दे बिकम बोरिंग। सो व्हाट कुड बी डन इन ऑर्डर टू रिमूव दैट मोनोटोनसनेस। अब एक और चीज़ है, आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले दिन आई गेस, जहाँ नो डिटेंशन पे पूरा एक आर्टिकल आया था, और उसमें आर्ग्यूमेंट किया गया था कि कैसे 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 23 के जरिए जब क्लास 5 और क्लास 8 का एग्जामिनेशन जो कंपलसरी था उसको हटा दिया गया, तो उसके बाद जो आज देखने को मिल रहा है कि उससे जो एजुकेशन का लेवल है वो गिर रहा है, और बच्चे अब ज़्यादा ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं या जो पास हो भी रहे हैं बट वो बेसिक लेवल की जो टेक्स्ट है उसको रीड नहीं कर पा रहे। और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। आज उसी के बारे में यहाँ पे नो डिटेंशन की बात है कि आपको एक वेबिनार देखने को मिल रहा है। आप वेबिनार इसी पॉलिसी पे बात करोगे कि क्या इसके भी कुछ रिप्रकशन हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ये पॉलिसी वापस से इंट्रोड्यूस किया और हमें अक्रॉस इंडिया जो है बच्चों में डिप्रेशन या बच्चों में सुइसाइड रेट्स दिखने लगे जिसके कारण इस पॉलिसी को ओरिजिनली लाया गया था। तो बहुत सारी बातें, हर कुछ के प्रोज हैं, हर कुछ के कॉन्स हैं। कैसे ये फ्यूचर में पैन आउट करेगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग टू सी, बट टिल दैट टाइम इतना आप ज़रूर जान लो, लास्ट डे जो आर्टिकल आया था उसको ज़रूर पढ़ लो। फिर बाकी आगे अगर हम चलें तो कुछ खास आपको नहीं दिखेगा। एक चीज़ मैं रह गया, हाँ, 6 जनवरी 2025 श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है। साहिब ए कमल, आप ये नाम ज़रूर याद रखें, और डेट जो है उसको भी ज़रूर से याद रखें, इंपॉर्टेंट डे में उसको डाल लें। फिर हम चलते हैं अब आगे। देखिए इस सब पेज पे भी आपको कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। आप सीधा बढ़ते जाओ और यहाँ आके आपको फाइनली एक न्यूज़ दिखेगा जो नॉट इम्पॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर के लिए, बस जस्ट रीड करने के लिए। तो गाँव देहात में आज भी अगर आप जाओगे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक उसमें है फाउल प्ले, जिसमें दो मुर्गों को, जो मुर्गी होती है, मुर्गे होते हैं एक्चुअली नॉट मुर्गी, उनके बीच में लड़ाई करवाया जाता है। और कभी कभी ये लड़ाई ऑब्वियसली उनके लिए डेडली हो जाता है, फेटल भी हो जाता है, और इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी के कारण, अगेंस्ट एनिमल कानून के कारण इसको बैन करा जा चुका है। ये इंडिया में अलाउड नहीं है, बट हाई कोर्ट के 2016 के बैन के बाद भी जो क्रुएल्टी है बर्ड पे वो अनअबेटेडली चली आ रही है, वो अभी भी हो रही है। इवन कि नॉट जस्ट आंध्र प्रदेश में बट बहुत सारे स्टेट्स में, इवन झारखंड में, बिहार में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और खासकर इसका जो पैट्रोनेज है वो रूरल एरियाज़ में है। अब इसको बैन करने के लिए पुलिस वाले ड्रोन्स का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे वो इस रूस्टर फाइट को कर्ब कर सके। कर्ब करना मतलब कंट्रोल करना। इससे पहले के डिस्कशन में भी हमने इस वर्ड को करा है डिस्कस। अब आगे चलते हैं। कर्व्स को थोड़ा कम किया गया। देखिए कर्व्स कितनी बार आ रहा है। कर्व्स जो रेस्ट्रिक्शंस जो उसको थोड़ा कम किया गया है दिल्ली में, क्योंकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है बट अभी भी बहुत पुअर है, और फॉग ने जो है फिर से फ्लाइट्स को डिले किया है। 51 ट्रेन्स भी आपको डिले दिख रहे हैं, और बहुत सारे फ्लाइट्स जो रीशेड्यूल कर दिए गए। बाकी आपको इसमें कुछ खास नहीं है। और ये है वो न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जब माओइस्ट वाला आर्टिकल हम लोग देख रहे थे, कि कैसे अभी छत्तीसगढ़ में जो बस्तर इलाका है, उसमें जो बीजापुर है, उसके एक जर्नलिस्ट जो फ्रीलांसर थे, जो खुद अपना जर्नलिज्म करते थे, उनका बस्तर जंक्शन करके एक चैनल भी हुआ करता था, और काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी गट्सी वीडियोस की, मतलब लिटरली माओइस्ट के गढ़ में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुलेआम बोल रहे हैं कि माओवादियों का ये है विचारधारा, माओवादियों का वो है विचारधारा, बिना किसी डर के। और बहुत सारी मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स है उसके लिए भी इन्होंने फ्रीलांसिंग का काम किया। और इनको इन्हीं के कज़न और उस एरिया के ठेकेदार ने स्पेशली सुभाष चंद्रकर, जिसका नाम निकल के आ रहा है, उन्होंने इसको पहले मारा और फिर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। तो वेरी कंडेमनेबल एक्ट जो हुआ है छत्तीसगढ़ में, पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर पे वो क्वेश्चन उठाता है। बट मोर देन दैट, जो प्रेस फैटर्निटी है, जो मीडिया वाले हैं,
उनके मन में एक डर पैदा करेगा कि क्या सच में ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई वैल्यू है अभी, क्या हमें अपनी लाइफ को सच में दांव पे लगाना चाहिए ग्राउंड से रिपोर्ट करने के लिए, या हम भी आराम से किसी अच्छे जगह पे चेयर पे बैठ के बस जो चीज़ें यूट्यूब पे दिख रही हैं, जो चीज़ें हैं न्यूज़पेपर में, उसी को हम भी रिसाइट कर सकते हैं. So it's a very important news, a very sad news, not something that you are going to write in your current affair notes, but something which you should focus on, which you should at least read, right? अब क्या है नेक्स्ट पेज पे M.K. नारायणन इन्होंने लिखा है द आउटलुक फॉर इंडिया इन द ईयर अहेड. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर CR नीड्स. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. इंग्लिश के लिए भी आपको काफ़ी सारा मदद मिलेगा, आपको काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है. फिर क्या आता है, तो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है उस पर अभी कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, नहीं होना चाहिए, और उस पर डेलिबरेशंस को ओपन रखना चाहिए, उस पर बातचीत होते रहनी चाहिए, उस पर जो डिस्कशन है वो जारी रहना चाहिए. उसी को आर्ग्यू करता हुआ ये एक एडिटोरियल है, इसको भी आप पढ़ोगे, ये दोनों ज़रूरी हैं. एंड इवन की जो तीसरा आज एयर वाइस मार्शल जो रिटायर्ड है मनमोहन बहादुर, इनका भी जो आर्टिकल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिम्बॉलिज्म मस्ट नॉट बी मिसप्लेस्ड एज शोमैनशिप. इसमें एक मैं आपको बस एक जिस्ट दे देता हूँ हुआ मेन क्या है. तो अभी जैसे एक कंट्रोवर्सी है जहाँ पे रिसेंटली एक शिवाजी का स्टैच्यू को इंस्टॉल किया गया है पांगोंग सो लेक में, ईस्टर्न लद्दाख में. अब बहुत सारे वहाँ के जो लोकल है वो इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं. उनका कहना है कि हमारा शिवाजी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारे इधर ज़्यादा बेटर होता कि अगर जोरावर सिंह का जो दोगड़ा जनरल थे, लेजेंडरी दोगड़ा जनरल, उनके लिए अगर ऐसा ही कोई स्टैच्यू लगाया जाता. तो कहने का मतलब है सिंबॉलिज्म इज कि वेर यू बाय अ स्टैच्यू, बाय एम्बलम, बाय योर नेशनल एंथम, ऑल दीज थिंग्स आर सिंबॉलिज्म. यू आर ट्राइंग टू गिव अ लार्जर मैसेज बाय यूजिंग अ स्मॉलर एग्जाम्पल. बट कभी कभी ये सिंबॉलिज्म जो है स्टैच्यू लगाने वाला या बाकी भी, वो ऐसा हो जाता है जहाँ पे लोगों से आप रेजोनेट नहीं करते हैं, और इसीलिए वो सिंबॉलिज्म शोमैनशिप बन के रह जाती है, वो एक दिखावा सा लगने लगता है. बाकी नथिंग अलार्मिंग आपको बोल रहा है कि कैसे केसेस जो चाइना में है HMPV वायरस के, अब आज हमने देख लिया कैसे बेंगलुरु में एक बच्ची भी HMPV वायरस की चपेट में आ गई हैं, और इसीलिए इंडिया भी अब इससे बचा हुआ नहीं है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि बच्चे का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये चाइना से आया है. दिस इज समथिंग विच इज़ अ करंट न्यूज़. आज ही इसके बारे में पता चला है. वी माइट हैव एन आर्टिकल ऑन इट टुमारो. सॉरी. बाकी आप चाहो तो साइंस के लिए या मेडिकल जो सेक्शन होगा उसके लिए आप इसको भी पढ़ सकते हो. पढ़ोगे तो कुछ नया ज़रूर मिलेगा, बट उतना ज़्यादा सजेस्ट करूंगा तो मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी वाइज सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ. यहाँ एक वर्ड है रिफ्ट. रिफ्ट का मतलब फार, रिफ्ट का मतलब झगड़ा, रिफ्ट का मतलब एक लड़ाई, एंड स्टैम्पीड इज भगदड़. तो ऐसे जब भी जहाँ भी कोई वर्ड मिले उसको ज़रूर देखते चलिए. एक फॉल देखा गया है मदरसा और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के इनरोलमेंट में. अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का इनरोलमेंट का तो कम होने का रीज़न पता चलता है क्योंकि वहाँ जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आ गया है, बट मदरसाज में भी बहुत सारी एडमिशन जो है वो कम हो रही हैं. उस बारे में भी आपको यहाँ पे एक आर्टिकल है. मैं आपको बताया था कि मैं एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगा, तो आज आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं एक एडिटोरियल आइदर जो पहले दो मैंने सेलेक्ट किए उसमें से कोई एक, और साथ में आपको मैं ये जो आर्टिकल है इसको टोटली डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वन है जहां चाइना अभी तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाने जा रहा है 65 गीगावाट पावर का, जो कि 60 गीगावाट पावर का है, करेक्ट माई सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा पावर है. और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनेगा, तो रिवर पे बनने के कारण जो हमारे यहाँ का वाटर सप्लाई है, बांग्लादेश के वाटर सप्लाई है, बहुत सारी चीज़ों पे इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होंगे. तो इसको बस मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये ऐसा न्यूज़ है जो मैं डिस्कस करूँगा और जो आपके करंट अफेयर के नोट्स में डेफिनेटली जाना चाहिए. ये आप डाल दोगे करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल करके. आप चाहो तो इसको डिफेंस में भी डाल सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको आप इंटरनेशनल की तरह कैटेगराइज करो. हम लोग इसको डिटेल में आज चर्चा करेंगे. अब आपने देखा कैसे 2-3 दिन से काफ़ी सारा बात आ रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार लाने जा रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का प्लान चल रहा है, और ये 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने जा रहा है. और इसके लिए सरकार ने तो ये कहा कि हमने कुछ ऐसे जगहों का चुनाव किया है जो जनरली ऐसी हैं जो अनइनहैबिटेड है, मतलब जहाँ कोई लोग नहीं रहते, राइट. जैसे उन्होंने चुना है लिटिल 7 टाइनी आइलैंड को लिटिल निकोबार में. लेकिन ऑथर यहाँ कुछ और कहना चाह रहा है. ऑथर का यहाँ ये पॉइंट है कि इवन दो इन आइलैंड पे ये ट्राइबल कम्युनिटी डायरेक्टली नहीं रहती हैं, बट इन टाइम ऑफ लर्च, इन टाइम ऑफ नीड, दे
take or they treat these places as their reservoir for any kind of resources. तो वहाँ जाती हैं वो as a reservoir, as a repository, और उनसे वो reservoir छीनना एक तरीके से ट्राइबल्स से उनकी जो हक है, उनका जो अधिकार है, उसको छीनने जैसा है. और यहाँ पे ऑथर ने राइटली ट्राइबल्स को एज अ गार्जियंस ऑफ द अर्थ कहा है, क्योंकि दे आर द पीपल हु has most amicable relation with the forest and most amicable relation with the place they live in. They know that this is their sustenance, so they really try to protect the forest as well as make their use sustainable so that their future generation can also get that sustenance. बट बेसिकली ये आर्टिकल सीआर के लिए बहुत ही अच्छा होगा. अगर आप पढ़ते हो तो मैं इसको भी सजेस्ट करूंगा. आज आपको आर्टिकल पढ़ने में मैंने टोटल 4 सजेस्ट किया, 5 एक्चुअली, जिसमें 2 तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए समझा दूंगा, बाकी आपको खुद पढ़ना है. देखिए अब यहाँ पे मैग्लिनोक्विंट एक करके वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैग्निलोक्विंट. क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है, इसके पहले तो मैं आपको सिनोनिम्स कुछ बताऊं, जैसे लॉफ्टी आइडियाज. आपको कोई आके आपका फ्रेंड बोले कि भाई ऐसा करते हैं, क्लैट के एग्जाम में 2 दिन बचा है, पूरे साल पढ़े नहीं हैं, बट 2 दिन जो है फुल ऑल नाइटर मार देते हैं और पूरा रट लेते हैं और जाके एग्जाम को पास कर जाएंगे, क्लैट से हमारा रैंक आ जाएगा. तो आप कह सकते हैं अपने फ्रेंड को कि भैया तुम्हारा बहुत ही लॉफ्टी आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो, थोड़ा ग्रैंडियोस ड्रीम. ग्रैंडियोस इज अनदर वर्ड फॉर इट, कि जो है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाना. या पॉम्पस, पॉम्पस इज अ वेरी गुड वर्ड. ये सारे जो वर्ड्स है इसी को डिस्क्राइब करते हैं. कोई आदमी जो है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के अगर खुद को दिखाए, दैट इज मैग्लिनोक्विंट. बड़बोला इन हिंदी आप इसको कह सकते हैं. खैर, इस आर्टिकल को पूरा का पूरा पढ़िएगा. ये तो नो योर इंग्लिश का सेक्शन जब भी आपको देखे एकदम से पढ़िए, हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग में. बाकी इधर कुछ खास नहीं है जो हमारे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो. एंड साथ में इसमें ऑथर ने आर्ग्यू किया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बैलेंस कर रही है, एक तरीके से बैलेंस बिठा रही है दालेवाल साहब के 2 राइट के बीच. एक राइट जो उनको राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर आता है आर्टिकल 19 में, और एक राइट जो उनकी लाइफ का है आर्टिकल 21 में. अब लाइफ बचाने के चक्कर में ना ही सरकार को उन्होंने इजाज़त दे दी कि तुम उनके प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, उनके हड़ताल को ख़त्म करो, भूख हड़ताल को ख़त्म करो, और ना ही भूख हड़ताल के चक्कर में इन्होंने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उसको मेडिकल अटेंशन नहीं दिलवाया. उसको मेडिकल अटेंशन भी मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको भूख हड़ताल करना का भी इजाज़त है. तो ये हुआ बैलेंस करना एक राइट को. जैसे इसी का सिमिलर एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो अबॉर्शन के केसेस में. अब अबॉर्शन में 2 पार्टीज़ हैं. भले देखने में आपको डायरेक्टली एक पार्टी लगेगा कि जो मदर है, बट मदर और अनबॉर्न बेबी ये 2 लाइफ है जो इसमें रिलेटेड है, मदर और अनबॉर्न बेबी. अब अगर हम बस मदर के राइट पे फोकस करें तो हम मदर को पूरी की पूरी जिंदगी का आज़ादी दे देंगे कि आप जब चाहो अबॉर्शन करो. मतलब अगर बच्चा 9 मंथ में का भी है और 8 मंथ लेट्स से 28 डेज का भी है, तो भी आप उसको अबॉर्ट कर सकते हो. और अगर हम बस अनबॉर्न बेबी के राइट की बात करें तो फिर मदर को अबॉर्शन का कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा. तो हम करते क्या है कानून के जरिए कि हम इन दोनों में बैलेंस बिठाते हैं. हम कहते हैं कि भाई आप अबॉर्शन कब तक कर सकते हो, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होंगी, एंड किस टाइम के बाद अबॉर्शन जो है वो नहीं अलाउड होगा एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शन. आपने पढ़ा है अगर इस टॉपिक को, आप समझ रहे हैं. बट अगर आपको इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, ज़रूर से कमेंट करिए. मैं आपको जो अपने इंडिया का मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ बताऊंगा उस वीडियो में और आपको वो पूरा क्लियर करूंगा. तो ये तो हो गई बात आपको यहाँ तक. इसमें और काफ़ी कुछ आपको नहीं मिल रहा, बट एक चीज़ और है यहाँ. ये देखिए राइजन डेट्रे. जब भी कुछ ऐसे वर्ड दिखते हैं, हम जान रहे हैं क्लैट एग्जाम को, हम जान रहे हैं किस टाइप की एग्जाम है और किस टाइप की उसकी क्वेश्चन मेकिंग एबिलिटी है, और इसीलिए ऐसे वर्ड्स को हमें हमेशा मार्क करते रहना है. रीजन डेट्रे का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस. अब अभी जैसे हमारे दालेवाल साहब है, इनके रीजन जो है एग्जिस्टेंस का, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, तो इनका जो रीज़न है एग्जिस्ट करने का भी, वो बेसिकली है कि ये फार्मर के राइट के लिए लड़ाई करे. और इसीलिए अगर दालेवाल साहब का स्ट्राइक को सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती ख़त्म कर देती तो उनका रीज़न डेट्रे जो होता वही लॉस्ट हो जाता, वही ख़त्म हो जाता, जो अभी नहीं ख़त्म हुआ है, बना हुआ है. अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ खास ऐसा न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगा. आप ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस पे कुछ रिसर्च करिए. ये मेडिकल टर्म है, ये एक बीमारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये नहीं होता है. मान लो इस पे अगर कोई पैसेज आपको कभी आता है तो समझना आपको बस उतना ईजी हो जाएगा एक बस वर्ड के जानने से. तो ज़रूर उसके बारे में आप रीड कर ले, जान ले. बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं, तो मैं इनको भी मेड अ मिस्टेक ट्वाइस गोइंग विथ आरजेडी, विल नॉट रिपीट इट. 2 बार
खैर 2 बार जो मिस्टेक हो सकती है, आई एम प्रीटी श्योर कि उसको रिपीट भी किया जा सकता है। ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं बस पढ़ रहा हूँ फॉर द क्वर्क्स ऑफ इट, आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट हैपेंड बैक इन 1997 कि ममता बनर्जी वाज एसोसिएटेड विद कांग्रेस पार्टी ओनली, बट देन शी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। देन इन 2011 ममता बनर्जी एंड द कांग्रेस पार्टी ज्वाइंड देयर हैंड्स एंड दे डिफीटेड द लेफ्ट फ्रंट, जो सीपीआई थी उसको वहां से खत्म कर दी। पहले वहां पे लेफ्ट की सरकार थी, और फिर 2011 से लेके अभी तक ममता बनर्जी वहां पे एक छत्र राज कर रही है, और कांग्रेस कहीं भी देखने को नहीं है। तो ये सब बातों को चर्चा करते हुए कांग्रेस के ही एक पार्टी लीडर ने ये कहा कि कांग्रेस आज भी प्रयाश्चित कर रहा है ममता को निकालने का, ममता को निकालने की सजा आज भी कांग्रेस झेल रहा है। अगेन पॉलिटिकली आई टोल्ड यू। नाउ मूविंग अहेड, यहां पे भी कुछ खास ऐसा है नहीं, अब इनको भी छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हो। हाँ, ये जो है इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ग्लोबली, और सबसे ज्यादा फेटालिटी भी होती है। 2 व्हीलर फेटालिटी तो 8% से बढ़ गई है 2022 में। 75,000 जिंदगियों को उसने लील लिया, और इस कारण से ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप कम से कम पढ़ो जरूर, भले इससे कुछ लिखने जैसा नहीं है बट पढ़ना जरूर। अब इसमें एक और बात आपको बताएगा कैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या इंश्योरेंस इन जनरल आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। नॉट जस्ट कि एक्सीडेंट के बाद आपके पुलिस वाले पूछेंगे इंश्योरेंस कहाँ है और उसका चालान काटेंगे, या एक्सीडेंट से पहले भी, बट अगर एक्सीडेंट में कुछ भी लॉस होता है, किसी का जान माल किसी भी चीज के नुकसान अगर होती है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करता है। दैट इज द रीजन यू टेक योर इंश्योरेंस। अगर आप नहीं रखते हो इंश्योरेंस तो आपको अपने पॉकेट से पे करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण इंश्योरेंस शुड बी should be acquired or rather enjoyed or employed by more and more people, but वो हो नहीं रहा है। यहाँ है गोल्ड सिल्वर जो है वो सफर कर रहा है नवंबर ब्लूज से। ब्लूज का मतलब है सैडनेस, तो नवंबर का उन पे लेजीनेस सवार है, खुमारी है, एक लेजी एटीट्यूड है। और वही लेजी वर्ड का एक और सिनोनिम्स आपको यहाँ दिखेगा, लैकलस्टर, कि जो प्रेशियस मेटल की कैटेगरी है वो अपना लेजी परफॉर्मेंस दिसंबर में भी जारी रखी है, वो दिसंबर में भी लेजीली ही परफॉर्म कर रही हैं। दैट इज about it. Now, not important. This is also not important. And this is also not important. देखिए, कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स आने थे बांग्लादेश से इंडिया। जब हसीना की सरकार थी तब इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया था 2017 में, और इन्होंने बोला था कि कुछ बांग्लादेश के जजेस आएंगे इंडिया में, जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है भोपाल में। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, कब बना ये, कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, सब कुछ। वहां पे बांग्लादेश के जजेस ट्रेनिंग के लिए आने वाले थे, बट अब वो प्लान कैंसिल हो गया। डेफिनेटली सरकारें बदल गई हैं, तो अब जो प्रायोरिटी है, साथ में जो एजेंडा है, वो भी बदल गया है, तो अब उन लोगों को वो चीज़ जरूरी नहीं लग रहा। ये काउंटर अटैक वर्ड आप बार बार सुनते हो। काउंटर मतलब किसी को अपोज करना, किसी के खिलाफ कुछ करना। अटैक मतलब अटैक, तो अटैक के खिलाफ जो आप करते हो उसको काउंटर अटैक कहते हैं। बाकी यहाँ कुछ खास नहीं है। स्पोर्ट्स में अगर होगा भी वर्ड तो मैंने कहूँगा कि आप इसको डिटेल में जाके नोट करो और इससे नोट्स बनाओ। बस इतना जान लो कि BGT ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उतना काफ़ी है आपके मूड को ख़राब करने के लिए। फिर आगे आप देखोगे क्या। तो मैं तो लिटरली आजकल स्पोर्ट्स न्यूज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स को ही इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका मन हो ज़रूर देख लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो करंट अफेयर नोट्स में जाने लायक है। ये इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका में एक बड़ा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का, जो एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए काफ़ी कारगर है। क्या हुआ है, तो साउथ अफ्रीकन सरकार चाह रही थी कि 2023 में और 2027 में 2 कंट्री में नेशनल ग्रिड लाना, पावर प्लांट बनाना 750 मेगावाट का, और ये दोनों पावर प्लांट ये लोग कोल से बनाने का सोच रहे थे। अब साउथ अफ्रीका मच लाइक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उनको भी कोल पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। वो भी अभी उन्हीं टाइप के जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज उसको यूज करते हैं। अब बता ही रहे जैसे 71% जो है कंट्री का टोटल एनर्जी सप्लाई वो कोल से आता है। तो इन्होंने उसमें और बढ़ोतरी करने के लिए 2 और पावर प्लांट की बात कर ली। तो इसके खिलाफ जो है एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन चला गया कोर्ट साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने इस बात को अपोज किया कि भैया हम क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इवन की प्रॉमिस भी किया है, उसने उन ट्रीटीज, उन कन्वेंशन को भी साइन किया है जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है, और उसके बावजूद साउथ अफ्रीका उस पूरे के पूरे कानून को और ट्रीटी को और अपने ऑब्लिगेशन को इग्नोर कर रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि साउथ अफ्रीका ने रेटिफाई किया पेरिस एग्रीमेंट को, जिसका मतलब है कि वो बाउंड है, बाधित है अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने को और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको मिटिगेट करने को, कमाने को। और इसीलिए
जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कि जो साउथ अफ्रीका ने खुद से कंट्रीब्यूट करने की बात कही थी 2021 में, वो ये था कि वो 350 से 420 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कट करेगा बाय 2030, और वो नेट जीरो की भी बात कर रहा है 2050 तक। लेकिन जुलाई 2024 में जो कंट्री के प्रेसिडेंट है सेलिम रामफोसा, उन्होंने साइन कर दिया इस क्लाइमेट चेंज एक्ट को और उसको कानून भी बना दिया, जिसमें एक क्लॉज है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने का, और यही क्लॉज इनको it became the something which bite them or which bit them in the back. तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून के खिलाफ जाता है ये, और इससे क्लाइमेट चेंज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये कहते हुए कोर्ट ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। इसको पॉपुलरली कैंसल कोल केस के नाम से जाना जा रहा है। आई बिलीव आप सभी समझ गए होंगे क्यों। अब क्या है भाई, तो अब कुछ नहीं है, यही था आज का न्यूज़ द हिंदू का। अब मैं आपको ले चलता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में जस्ट ये बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगला एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं एडिटोरियल का डिटेल डिस्कशन भी करने वाला हूँ आज। देखिए, प्रवासी भारतीय हिंदू के टाइम पे डिस्कस कर दिया, वीडियो के शुरुआत में जाए, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा पढ़ लें। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है। 6 साल जब कोटा दिया गया विमेन को आईआईटी में, उसके 6 साल बाद अब देखने को मिल रहा है कि विमेन का जो डेवलपमेंट और जो नंबर्स है इन आईआईटीज, वो अब अप जाने लगा है, वो अब ऊपर जा रहा है, और बहुत सारे कॉलेजेस में विमेन का कंट्रीब्यूशन और रैदर एडमिशन एनरोलमेंट बढ़ा है। यही है मुकेश चंद्रकार जिसकी बात मैं आपको कर रहा था। एंड एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू, उसके कारण 3 टाइगर 1 लेपर्ड की मौत हो गई है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सलाह दी है कि आप क्वारंटीन का काम शुरू करो। अब इस पेज पे कुछ है नहीं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पीएम ने जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो ज्वाइंट वेंचर है। अब पीएम जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जो पहले प्रॉमिस करा है, हम उस वेलफेयर स्कीम को कभी भी खत्म नहीं करेंगे। तो मतलब बेसिकली केजरीवाल के अंदर आपको जो फ्री में मिल रहा है चीज़ें, वो बीजेपी भी देती रहेगी, क्योंकि फ्री में देने के लिए तो हमारे पास इतना सारा पैसा है देश के पास। फिर हमारा आ जाता है डेंस फॉग कवर सिटी फॉर अ थर्ड डे इन अ रो। ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, द हिंदू में हमने उसको भी डिस्कस करा है ऐसे। स्टोर ओनर ने, थॉट का मतलब होता है किसी को कैंसिल कर देना, किसी के प्लान को चौपट कर देना, तो रॉबरी के एक प्लान को चौपट कर दिया एक स्टोर ओनर ने। तो पहले के 5-6 पेज में तो इंडियन एक्सप्रेस बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब वो देता है। द हिंदू एकदम उल्टा करता है, द हिंदू के इंपॉर्टेंट पेजेस आपको पहले मिलते हैं, तो उस कारण से द हिंदू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको एक तरीके से हुक कर लेता है। और ऑब्वियसली जो वोकैबुलरी के डेफिसिट मुझे यहाँ दिखती है, तो इस पर भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। आप चाहो तो पढ़ो, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको इंटरेस्ट हो सकती हैं, बट कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपको बाधित करूँगा पढ़ने को। हाँ, ये आपके करंट अफेयर्स में जाएगा नेशनल में, तो इस पर आप डिटेल यहाँ मिल गया, आप पूरा पढ़ लेना। आपको इसमें सब कुछ पता होना चाहिए, कितना एडिशन हो रहा है, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कार्ला कंगलू, इनका नाम याद होना चाहिए आपको। द्रौपदी मुर्मू अवार्ड देगी, 27 इंडिविजुअल को अवार्ड मिलेगा, एंड ये सारी चीज़ें जो आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड टर्न्स राइवल, फ्रेंड टर्न फो, एनिमी हो गए हैं, पहले दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि माहौल में फिर से गर्माहट है, आवाज़ उठने लगी है कि कहीं ना कहीं फिर से नीतीश जी जो है वो पलटी मारने वाले हैं। विल सी क्या होगा, बट अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। फिर मैंने आपको बताया माओइस्ट रीजन छत्तीसगढ़, बस्तर, बीजापुर, ये सब की बात हम कर ही रहे थे, और इसी बीच में आपको ये आ गया कि कैसे पहला इस साल का जो है माओइस्ट अटैक हुआ, माओइस्ट इनकाउंटर हुआ। एक डीआरजी जवान और 4 माओइस्ट जो हैं वो मारे गए। डीआरजी इज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी इज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। बाकी इस पेज पर आपको कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ के। लॉ का जो भी आता है हम डिटेल में पढ़ ही लेते हैं, और इसमें क्या हुआ कि आपको मुंबई के सिटी सिविल सेशन कोर्ट में कुछ 8 पाकिस्तानी इंडिविजुअल के खिलाफ केस चल रहे थे। 8 के 8 सिंधी थे, और इनके खिलाफ केस था एनडीपीएस एक्ट में, जो ड्रग्स अगेंस्ट ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट होता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट। और ये सारे लोग सिंधी में बात कर रहे थे आपस में, तभी बगल से एक आदमी गुजरा जो डिफेंस लॉयर है, जिसका नाम है अनिल जी लल्ला, जो ये आदमी है, और इनके फादर गोपाल। तो इन दोनों ने मिला, इन दोनों भी सिंधी हैं, तो ये भी सिंधी में बात करते हैं। सिंधी हमारे यहाँ एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है, मतलब ऐसे कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो सिंधी में बात करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो एक लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल इतने स्पीकर हैं सिंधी के, आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो जब इन्होंने सुना उन जो
पाकिस्तानी इंडिविजुअल है सिंधी में बात करते हुए, तो इनको इंटरेस्ट आया, इन्होंने उनसे बात करी और फिर इन्होंने ही इन पाकिस्तानी इंडिविजुअल को डिफेंस करने का फैसला किया। इवन की जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकील है, वो भी सिंधी है। तो बड़ा यूनिक सा सिचुएशन आया जहाँ सारे के सारे सिंधी लोग सिंधी में बात करते हुए कोर्ट में अपने केस को लड़ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें अबाउट आर्टिकल्स, तो ये आपके लिए ज़रूरी है सीआर के लिए, ये आपके लिए पार्शली ज़रूरी है। मैं इसको 5/10 दूंगा। अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी वही है, 5/10 दूंगा, पढ़ना है पढ़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे अच्छे आर्टिकल्स आपको द हिंदू के हैं, जो आज दोनों आर्टिकल है वो काफ़ी अच्छे हैं। बट देन ये पढ़िएगा तो इससे आपको कुछ न्यू चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, तो चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। बाकी इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे भी कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूर पढ़िएगा, ये थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इमेजिन अ ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द सॉन्ग इमेजिन बाय जॉन लेनन। अगर आपने नहीं सुना है कभी, सुनिएगा, इमेजिन बाय जॉन लेनन। जॉन लेनन के बारे में भी जानिएगा, कैसे उसने और उसके बैंड ने रादर दुनिया में एक तहलका मचा दिया था जब उन्होंने गाना शुरू किया था। बहुत ही फेमस बैंड है, और आई एम नॉट गोना प्रिडिक्ट कि उससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बट मॉक्स में तो ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। और ये है आपको वुमेन इन IITs। इवन आ सकता है मॉक्स में भी, मान लो जॉन लेनन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमारे कोई MP कोई ऐसा कुछ हो गया, या जॉन लेनन के रिलेटेड कुछ अमेरिका में ही कुछ हो गया जो काफ़ी बड़ा न्यूज़ बनाया, तो वो भी आ सकता है, नोबडी नोज़। क्योंकि मुझे याद है क्लैट में एक बार पूछा था इन्होंने कि ब्लूटूथ का नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब आप बस सोचो कितना वियर्ड इसके पीछे की कहानी है, क्योंकि मैं पूरे साल पढ़ा करंट अफेयर, मुझे कहीं नहीं मिला था। एंड देन जब मैं जाके घर पे वापस सोचा कि कैसे इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, तो मैं रिसर्च करते हुए पाया कि एक डैनिश किंग था, एक डेनमार्क का किंग था, जिस किंग के दांत नहीं थे, तो उसने दांत की जगह कुछ आर्टिफिशियल लगवा रखा था मेटल, जो ब्लू कलर का हो गया था, तो लोग उसको ब्लूटूथ कहते थे। और उस डैनिश किंग ने डेनमार्क और स्वीडन को मिलाने के लिए एक ब्रिज बनवाया था। तो क्योंकि ब्रिज बनवाया डेनमार्क स्वीडन को मिलाने के लिए, और ब्लूटूथ होता है फ़ोन से फ़ोन को मिलाने के लिए, तो इन्होंने उसके से रेफरेंस ड्रॉ किया, और क्योंकि उसका नाम था ब्लूटूथ, तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया ब्लूटूथ। वरना जनरली अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के नाम देखते हो, तो उसके पीछे एक नाम की कहानी, एक सेंस बनता है, नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा होता है ना। लेकिन ब्लूटूथ एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल वियर्ड है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ब्लू रंग का दांत, क्या मतलब हुआ उसका। लेकिन नाउ दैट यू हैव द स्टोरी, नाउ इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि ओके, समथिंग विच ब्रिजेस बिटवीन टू डिवाइसेस और टू प्लेसेस। तो वियर्ड क्वेश्चन पूछने का क्लैट का रीति रिवाज रहा है, इसीलिए मैं ये भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो बीटल्स जैसे बैंड के बारे में नहीं पूछेंगे। चलिए, मैंने आपको बैंड का नाम भी बता दिया, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला है तो आपको पता होना चाहिए, जरूर से रिसर्च करिए। फिर वुमेन इन IITs, एक ग्रेजुअल शिफ्ट आया है। जैसे आपको वही मैंने पहले पेज पे हमने देखा कि कैसे कोटा के बाद जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है IITs में वो बढ़ गया है। दिल्ली में आपको दिखता है 3% का बढ़ोतरी, मुंबई में 0.2% की बढ़ोतरी है, खड़गपुर में आपको दिखता है अच्छी खासी बढ़ोतरी, 17 से 22% पे हम चले गए हैं। सबसे बड़ी बढ़ोतरी तो कानपुर में देखने को मिली है। एंड रुड़की, मद्रास, गुवाहाटी, सब जगह आपको बढ़ता हुआ नंबर वुमेन का दिख रहा है, विच इज़ अ गुड साइन कंसिडरिंग के IITs। और जो, क्योंकि आप जान के हैरान रह जाओगे कि लॉ कॉलेजेस में ये सिचुएशन ऑलरेडी है। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ वुमेन की संख्या मेन से ज़्यादा है, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है। बट इंजीनियरिंग में ये बहुत लंबे टाइम तक एक टैबू था कि इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब डिवॉइड ऑफ एनी गर्ल। आपने वो 3 इडियट का आपको सीन भी याद होगा, कोई मूवी में आपको इक्की दिक्की लड़कियाँ दिखती हैं, बाकी सारे के सारे लड़के होते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट छोड़ सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट छोड़ सकते हैं। ये जरूर देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 1978 में एक एंटी कन्वर्जन लॉ आया था, और उसका पर्पस था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, तो वो लोग अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन से स्टिक रहें। बट रिसेंटली देखा गया कि जो अभी की बात अगर हम करें, तो ये देखा गया कि जिसमें कन्वर्जन्स जो है बहुत सारे हो रहे हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो क्रिश्चियनिटी जो है वापस किसी और में कन्वर्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला कि हमारे ट्रेडिशन से हम धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि इस कानून को जो लाया गया 1978 में, उसको इन्फोर्स फाइनली किया जाएगा। तो आपको ये जान के भी थोड़ा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा ड्राफ्ट जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो भी तो आ चुका है ना, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी तो आ चुका है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बावजूद अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि रूल नहीं बने। सिमिलरली एंटी कन्वर्जन लॉ आया, बट इस पर रूल नहीं बना है, इसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया, इसको इन्फोर्स नहीं किया गया, और वो अब होने की बात हो रही है कि अब शायद उसको कर दिया जाए। यहाँ एक बड़ा अच्छा वर्ड दिख रहा है मुझे, डॉर्मेंट।
डॉर्मेंट का मतलब होता है जो पैसिव हो, जो इनएक्टिव हो, जो ऐसा हो जो स्टेल हो रखा हो, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो, चुपचाप कहीं एक जगह पे बैठा हुआ हो। बाकी ये सब कुछ खास नहीं है। राहुल गांधी अब ब्लू पहनेंगे हाउस में। ब्लू इज द कलर ऑफ बी आर अम्बेडकर। ही यूज्ड टू वियर ब्लू सूट। तो नाउअडेज or in today's media, you will find multiple people referring to that blue color of Ambedkar, who represented or who still is the primary leader for Dalits. Now, apart from that, we have these news. इसमें भी कुछ खास नहीं है, तो I am just skipping them. एंटी क्लाइमैटिक का मतलब, क्लाइमैटिक इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता हो। एंटी क्लाइमैटिक इज डिसअपॉइंटिंग, मैं वाली फीलिंग जो देता हो कि यार क्या ही हो गया, और लिटरली क्या ही हो गया। तो आपको पता ही है स्पोर्ट्स न्यूज़ हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। अभी आजकल अच्छा टाइम नहीं चल रहा पढ़ने का। ऐसे भी स्पोर्ट्स न्यूज़ से जब तक कुछ बड़ा इवेंट ना हो, फीफा और ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको पता चल चुका है अब कि कौन कौन सी टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कौन कौन से पे नहीं करना है। आप उसको पढ़ें, आप उससे नोट्स बनाएं, आप अपनी करंट अफेयर को मजबूत करें, आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करें, इंग्लिश पे काम करते रहें। मेरे को कमेंट करके बताते रहें कि किस एडिटोरियल पे आपको और डिटेल डिस्कशन चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो चाहे लीगल हो या फिर चाहे वो करंट अफेयर्स हो। इन दोनों के दोनों टॉपिक्स पे मैं डिटेल में डिस्कशन